जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो एमसीक्यू की सीरीज़ लेके मैं आ रहा हूं, ये उसकी छठी वीडियो है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। तो इससे संबंधित देखेंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख किया गया है और उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है, क्या पुनर्गठन किसी आयोग के द्वारा कराया गया और इसमें कौन कौन से व्यवधान आए, सबसे पहले किसका गठन किया गया, कौन सा पहला राज्य था गठन के आधार पे, ये सारी चीज़ों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका इससे भेंट करने जा रहे हैं हम। हालांकि इसको हम दूसरे नंबर के प्रश्न के तौर पे देखेंगे, पहले दूसरे को पहले पे देखेंगे। तो ये कपिल कॉमेडी हो गया एक तरह से कि पहले नंबर पे दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद में भारत और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन आपके हैं, पहला अनुच्छेद 1 से 10 के बीच, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच, अनुच्छेद 1 से 6 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, 4 सेकंड का। आप नीचे कमेंट करके बताने का प्रयास करिए कि पहले कौन। अपना उत्तर आप खुद समझ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। यहाँ पर आपका विकल्प 20 सही है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो संवैधानिक जो उपबंध है उसमें क्या है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया। शब्द सुनिएगा, पूछा जाता है ऐसे भी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, पहली अनुसूची में जो संबद्ध हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब जो भारत का राज्य क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें 3 जो है कैटेगरी हैं, 3 प्रकार के तत्व उसमें हैं। कौन कौन से हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वे भी, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, वे किसी भी तरह से अर्जित किए जाएं, उनको भी भारत राज्य क्षेत्र कहा जाएगा। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्यों कहा गया राज्यों का संघ? क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका के राज्य कि हाँ चलो भाई हम आपको इस विषय पे लेके आपके साथ संघ में शामिल हो रहे हैं, अगर आप इस विषय की पूर्ति नहीं करेंगे तो हम आपसे अलग भी हो सकते हैं। ऐसा भारत के साथ कोई प्रावधान नहीं है राज्यों का। यह कोई भी इस तरह की बार्गेनिंग कोई राज्य नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य समाप्त हो सकते हैं लेकिन संघ समाप्त नहीं हो सकता। तो ये आपका अनुच्छेद 1 का वर्णन रहा। अब 2 का देख लेते हैं, 2 में क्या चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। अब इसमें क्या है, कह रहे हैं संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। देखिए यहाँ पहले ही शब्द इस्तेमाल हुआ संसद। तो हमें प्रश्न में कहीं किसी भी तरह की बात आए तो राज्यों के पुनर्गठन या उनके सीमा निर्धारण या उनके नाम परिवर्तन, किसी तरह का कोई कार्य किया जा रहा है तो यह केवल और केवल संसद के अधीन होगा और कोई विधानसभा या विधान परिषद इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसके बाद अनुच्छेद 2 में कुछ और प्रावधान है। संसद को 2 प्रकार की शक्ति इसमें दी गई है। पहला, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया है, ध्यान रखिएगा संसद को। दूसरी कौन सी शक्ति है? नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, अर्थात जो प्रथम है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति।
तो इसमें क्या है कि ऐसे राज्यों को शामिल किया जाता है जो पहले से ही विद्यमान हैं। ठीक है। दूसरा, उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं। तो आप समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो 2 बार रिपीट कर लीजिएगा अगर एक बार में समझ में आए, क्योंकि पॉलिटी की जो कुछ शब्दावली होती है राज्य व्यवस्था की थोड़ा जटिल होती है, तो इसको एक बार में न समझ में आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में क में एक प्रावधान किया गया जिसमें सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। यह 1975 में संविधान में 36वां संशोधन किया गया था और सिक्किम को शामिल कर लिया गया था। आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कह रहे हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है, 3 और 4 1 और 2 थे राज्यों का संघ, उनका उल्लेख था संवैधानिक उपबंध। अब 3, 4 में क्या है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति यहाँ बताई गई है। तो क्या है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। संसद अगर ऐसे कोई कार्य कर रही है, नए राज्य का निर्माण कर रही है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना चाहती है, तो उसे अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। अब इसमें 5 उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 के ही 5 उपभाग हैं। कौन कौन से? किसी राज्यों में उसके क्षेत्र को अलग कर देना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये किसको शक्ति प्राप्त है? संसद को ये सारी शक्ति प्राप्त है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सारी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 1 से 4 तक जो भी प्रावधान किए गए उनके बारे में हमने पढ़ रहे हैं। अब जो अनुच्छेद 3 है उसके 2 नंबर के उपभाग में क्या कहा गया है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद। मान लीजिए कि कोई राज्य ऐसा है, मान लीजिए कि अभी क्या बोला जाए, छोटा मान लीजिए गोवा है। गोवा कहे कि हमारा थोड़ा क्षेत्र बढ़ा दीजिए, हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, तो ये होगा चलो ठीक है भाई हम बढ़ा देते हैं। तो ये कार्य कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। मान लीजिए राजस्थान है, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, तो क्या हुआ कि आसपास पड़ोस वाले राज्य कह रहे हैं भाई हमारे पास ज़मीन कम है, उपजाऊ कम है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, तो क्या होगा, उसकी थोड़ी कटौती की जा सकती है। तो ये केवल संसद कर सकती है। अब उपभाग 3 क्या कह रहा है? 3 का, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, वही बताए, बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे आपके करंट का मुद्दा कुछ दिनों पहले उठा था कि ममता बनर्जी चाह रही थी पश्चिम बंगाल का नाम जो है, वेस्ट बंगाल का नाम केवल बंगाल कर दिया जाए। तो उन्होंने इस संदर्भ में संसद को लेटर लिखा, संसद से अनुमोदन मांगा, लेकिन संसद ने अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की। इसके पीछे वजह था, नाम क्यों बदलना चाह रही थी। तो उनका कहना ये था कि जब मीटिंग होती है कोई तो अल्फ़ाबेटिकली बोलने का अवसर दिया जाता है सभी को और वर्णमाला क्रम में, और ऐसी स्थिति में हमारा नंबर सबसे अंत में आता है और हमें कम समय भी मिलता है और लोग कुछ चले भी जाते हैं और लोग बैठे बैठे थक जाते हैं। तो जब हम बंगाल केवल कर देंगे तो पहला हमारा ही आ जाएगा दूसरे नंबर का। तो ये सब कार्य कौन करेगा? संसद करेगी। ममता जी के हाथ में होता तब तो कर चुकी होती। उसके बाद अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो कि अनुच्छेद 2 में वर्णित है, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब उपरोक्त कार्य किसी राज्य नए राज्यों का प्रवेश या बढ़ावा या घटाना करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, इन सब के लिए जो बिल पेश किया जाएगा उसे साधारण बहुमत से पारित करवाया जा सकता है। उसके लिए विशेष बहुमत या अनुच्छेद 368 के जो संशोधन की प्रक्रिया है उस तरह की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है अनुच्छेद 4। उसके बाद क्या देखते हैं, कुछ और खास चीज़ें। जैसे जब ये सारे कार्य हो गए तो क्या हुआ, भारत 500 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था, 500 से अधिक प्रांत थे छोटे मोटे। लेके जब भारत आज़ाद हुआ 552,
तो अब ऐसी परिस्थिति में इन सबको एक छत्र के नीचे लाना बहुत बड़ी चुनौती थी अपने लिए। तो अब इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे बहुत सारे विद्वान बैठे आपस में चर्चा पर चर्चा करने लगे। तो अब इन परिस्थिति में बाकी सारे लोग तो तैयार हो गए थे कि चलो ठीक है भाई, भारत के साथ हमें रहना है, अंग्रेज तो चले गए, विदेशी थी, अब अपने लोगों के साथ रहना। और जो प्रेजेंट टाइम में अंतरिम सरकार बनाई गई है, ये सरकार ऐसी है कि काफ़ी विद्वान लोग इसमें बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, समझदार लोग बैठे हैं, भरोसा था लोगों को। तो कुछ बहुत सारे लोग शामिल हो गए, लेकिन 3 अड़ियल थे, वे क्या कि अड़ गए कि ना भैया, हम तो ना शामिल होने वाले। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, इन 3 राज्यों का नाम जानना बेहद ज़रूरी है, पूछा जाता है। एक आपका था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था जम्मू कश्मीर। अब इनके विलय को लेकर थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो अब इनकी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो हमारे पास लौह पुरुष थे। अब उन्होंने क्या किया, वे अपना अस्त्र शस्त्र चल दिए। तो क्या किया गया कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। अब बात हैदराबाद की आई तो नहीं मान रहे थे वहाँ के जो है निज़ाम। तो वहाँ क्या किया गया कि और पुलिस कार्रवाई करवा दी गई और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तानी कबायली पाकिस्तानी हमला कर दिए वहाँ पे, और राजा मान सिंह देखिए हरी सिंह सॉरी जब राजा हरी सिंह को लगा कि अब तो हमारे प्राण भी संकट में हैं, तब उन्होंने आके फाइनली पटेल जी के पास जो है हाथ जोड़ निवेदन किए, भैया हमें शामिल करवा लीजिए और हम जो है आपके विलय पत्र पे साइन कर रहे हैं। तो इस तरह से इन 3 राज्यों का भी भारत में विलय अंततः हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ पूछा नहीं जाता सामान्यतया, कभी किसी एग्जाम इधर हाल फिलहाल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं और फिर प्रश्न देखते देखते जो है व्याख्या देखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका जो आ रहा है, अब तो ये दूसरा हो गया फिलहाल। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो सरदार पटेल को, जैसा कि हर जगह पूरा मतलब भारत में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है शायद कि पटेल जी न होते तो भारत की इतनी रियासतें कभी एक न हो पाती। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड में दे रहा हूँ। बताइए, पहला है माउंटबेटन और कृष्णामाचारी, ये हो गए। दूसरा बीपी मेनन और माउंटबेटन। तीसरा हो गया बीपी मेनन अम्बेडकर। चौथा अम्बेडकर और कृष्णामाचारी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, बीपी मेनन और माउंटबेटन, इन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेशों पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता तो नहीं पड़ती 368 के अंतर्गत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्यतया कानून बनने के बाद राष्ट्रपति महोदय की मुहर लगती है उस पर। लेकिन यहां पर क्या होगा कि पूर्व मंजूरी चाहिए। तो किसकी चाहिए, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, संसद की या राज्यपाल की। तो ये इसका ऑप्शन आपका बी सही है, राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को बताइए, क्रमशः बताना है। तो अभी 1 मिनट पहले ही हमने सुना कि सबसे पहले किससे मिलाया गया, फिर किसे मिलाया गया। तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो हमारा क्रम कौन सा सही होता है, इसमें कार्रवाई बताया गया, मतलब किस तरह से मिलाया गया, तो उसका क्रम बताना है नीचे। तो हमें पहले क्या देखने में आता है, जूनागढ़, फिर उसके बाद हैदराबाद, फिर जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को किससे मिलाया गया था, जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। तो देखिए पहले में जनमत संग्रह किस में है, तो चलिए ऑप्शन आपके जो है ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं, सी डी बचते हैं। उसके बाद कह रहे हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद का क्या होता, पुलिस कार्रवाई आप जो है पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन अपोलो चलाया गया।
तो इसके मुताबिक आपका ऑप्शन सी सही जा रहा है। जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र के द्वारा इन तीनों राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, भाषाई प्रांतीय आयोग की स्थापना तो 1948 में ही कर दी गई थी, जून 1948 में ही कर दी थी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में, तो इसके संबंध में प्रथम समिति की जो गठन किया गया था वो 19 दिसंबर, आप यहाँ ऑप्शन भी सही है, 19 दिसंबर 1953 को, 19 दिसंबर 1953 को, देखिए डेट पे डाउट है मुझे, तो आप ये कंफर्म मत करिएगा, बट नियर अबाउट ऐसे ही है, ठीक है। तो लेकिन ये कंफर्म है 19 दिसंबर 1953, दिसंबर 1953 को 3 सदस्य चुने जाते हैं, एक आयोग बनाया जाता है 3 सदस्यीय आयोग, और इसमें प्रथम जो सदस्य रहते हैं कौन रहता है? फजल अली रहते हैं, फजल अली रहते हैं, इन्हीं के नाम पर इसका आयोग फजल अली आयोग रखा गया। दूसरे सदस्य रहते हैं के एम पडिक्कर जी रहते हैं दूसरे नंबर के, और तीसरे नंबर के रहते हैं एच एन कुंजरू जी रहते हैं, जो ये मेंबर रहते हैं इसके फजल अली आयोग के, ठीक। तो फजल अली आयोग के जो है ये सदस्य रहते हैं, और 1953 में इसका गठन किया गया था। इसने क्या किया, आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और जिसमें कहा, देखिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि पूरे भारत में जब आज़ाद हुआ तो ये प्रश्न उठने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, और इसको इतना चढ़ा बढ़ा के पेश किया जाने लगा कि 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अनशन कर दिया, और लगभग 65 दिन बाद, शायद 65-70 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, अनशन कर लेते हैं, उसके बाद ये आंदोलन और अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो इसी क्रम में क्या होता है कि विभिन्न आयोग का गठन किया जाता है, 1948 में भी किया गया था, और जो है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन जो 1953 का आयोग था, उसने कहा, उसका कहना था, रिपोर्ट जब उसने पेश किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाए। तो इसके पीछे तर्क हो सकता है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, और इस धर्म की वजह से ही इतने विस्तृत लेवल पे हिंसा हुई थी। अगर सामान्य स्तर पे होता कि हाँ ठीक है, यहाँ के लोग जहाँ समझे उधर जाएं बस जाए, जहाँ समझे वहाँ बस जाएं, तो वो स्थिति शायद कुछ अलग होती। तो धर्म और जाति के नाम पर जब कोई चीज़ बंटवारा होता है तो बहुत भीषण होता है। तो इनका कहना था अगर भाषा के आधार पर होगा, तो मान लीजिए, चलिए हम बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो भाई बिहार में कुछ और बोली जा रही है, यूपी में कुछ और बोली जा रही है, छत्तीसगढ़, अगर इस आधार पर बांट देंगे तो अगर दूसरी भाषा के लोग कहीं रहेंगे तो उन्हें तो जीने नहीं दिया जाएगा, अल्पसंख्यक समझ के। इसलिए यहाँ कहा गया कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत पे इनका गठन नहीं होना चाहिए राज्यों का। और जो है बाद में जो है 1956 में जो है नए राज्य का गठन कर ही दिया जाता है फाइनली, तो वो अलग चीज़ है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हो रही थी, प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग। तो जब संविधान लागू हो गया, लोगों का कहना था हिंदी लागू किया जाए, दक्षिण भारत वाले विरोध कर रहे थे कि भाई हिंदी क्यों लागू किया जाए, हम लोगों पे हिंदी थोपी जा रहे हैं, हमें उतनी अच्छी हिंदी तो आती नहीं, तो हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। तो फिर क्या किया गया कि एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग को क्या कहा गया? धर आयोग कहा गया। तो धर आयोग जून 1948 में इसका गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। यह भाषाई प्रांतीय आयोग था। दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही फंसा लेता है। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछ रहा है पॉलिटी से। अगर आप पिछले 2-3 सालों का उठा के देखें तो अच्छा खासा लेवल बना दिया है, अपना अच्छा स्तर पे पहुंचा दिया है।
तो अब इसमें क्या है कि यहाँ स्टेटमेंट ध्यान रखना है। उसने क्या कहा कि भाषाई आधार पर गठन नहीं होना चाहिए राज्यों का, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो आपका एस.के. धर इस आयोग के जो है अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था जून 1948 को। तो जून 1948 को एस.के. धर आयोग की जो है समिति का गठन किया गया था, जो इस समस्या का समाधान निकालना चाह रही थी। जेवीपी समिति का संबंध कहाँ से है भैया? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 48 में धर आयोग ने, तो विवाद हल नहीं हुआ। तो जब हल नहीं हुआ तो एक और समिति बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी का शामिल किया गया। तो इनका पहला नाम का अक्षर JVP, इनको शामिल करते ही एक समिति का गठन किया गया। 1949 में इसने रिपोर्ट सौंपी और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं वित्तीय संकट नहीं, गलत है। राज्यों का पुनर्गठन यही सही है, राजभाषा गलत है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा प्रथम राज्य था? तो आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में, तो ध्यान देना है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। अच्छा हाँ, इसी क्रम में एक चीज़ बताते चल रहा हूँ अब लगे हाथ, कि देखिए जो भी राज्य थे, जैसे थोड़ा साफ कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, जो भी राज्य भारत में शामिल किए उनमें कुछ प्रमुख राज्यों का ये पूछ लेता है कि इनका जो है एकीकरण विलय कब किया गया था भारत में। तो पहला देख लेते हैं, जैसे 1960 में महाराष्ट्र और मुंबई, 1960 में महाराष्ट्र और मुंबई को जो है शामिल किया गया भारतीय उसमें राज्य में। दादर नगर हवेली ये भी पूछता है 1961 में, दादर नगर हवेली 1961 में, और 10वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 10वें के द्वारा इसको शामिल किया गया। पहले ये पुर्तगालियों के शासन था इस पे, कहाँ पे? दादर नगर हवेली पे। उसके बाद देख लेते हैं अगला, आपका जो महत्वपूर्ण है वही बोल रहे हैं, पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं इसको। तो जो पांडिचेरी आपका था, पांडिचेरी की अगर बात करें हम, तो ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है, जो है 4 भागों में बटा हुआ है। कराईकल, माहे, यनम और खुद पांडिचेरी। तो कराईकल, माहे, यनम और पांडिचेरी ये 4 भागों में बटे हुए हैं, और ये 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में। 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में, और 62 में क्या किया गया कि इसे भारतीय शासन में सम्मिलित कर लिया गया। अब और एक महत्वपूर्ण हो जाता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना भारत का। तो जो हिमाचल प्रदेश था 18वां राज्य बना 1971 में, इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है 22वां संशोधन, सारे मैंने पढ़ा दिया है, संशोधन की एक अलग ही वीडियो है, देख लीजिएगा। 22वां राज्य जो बना वो कौन बना था? सिक्किम बना था। सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था, और यह 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसके बाद अगला मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया, 26वां संविधान संशोधन किया गया। कहाँ गया है? 26वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए, 26वां, और 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन किया गया मध्य प्रदेश का, यानी कुछ राज्यों को तोड़ा गया। ठीक है, आप कमेंट करके बताने का प्रयास करें मध्य प्रदेश को तोड़कर कौन सा राज्य बनाया गया था। उसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका बिहार का पुनर्गठन, अभी हाल ही में बिहार दिवस 22 को मनाया गया था, 22 मार्च को।
28वां राज्य झारखंड बना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा। उसके बाद आपका आता है तेलंगाना, लेटेस्ट है, लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, जम्मू कश्मीर है। 29वां तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश द्वारा पुनर्गठित किया गया और 2014 द्वारा किया गया। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारे कुछ राज्यों से संबंधित थे, उनका संशोधन कब भारत में शामिल किया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1953 में गठित फजल अली आयोग का सुझाव था। क्या सुझाव था? अभी कुछ सेकंड पहले ही हमने पढ़ा है। पहला कह रहे हैं कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। क्या फजल अली ने ऐसा कहा था? अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करिए तो वहाँ आपको समझ आएगा। तो उन्होंने कहा था कि एक राज्य एक भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया। तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन स्वीकार किया गया था, ये बात सही है। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी सही है, अर्थात दोनों विकल्प यहाँ पे सत्य होने जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही आयोग के बारे में आपको पढ़ा दिया था कि आप गेस कर सकें आराम से। भारत के आजाद होने के बाद किस एक देश का विलय किया गया है? किस एक देश का विलय किया गया? तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन, थोड़ा सा कभी कभी कुछ बाहरी डिस्टर्बेंस जैसे कूड़ा कबाड़ बीनने वाले आ जाते हैं तो काफ़ी शोर करते हैं, इसलिए बीच में वीडियो रोकनी पड़ती है। तो भारत के आज़ाद होने के बाद किस एक देश का विलय किया गया? भारतीय संघ जो था, भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा देश था जो स्वतंत्र था, वो था सिक्किम। और आज़ादी के बाद इसी को जो है भारतीय संघ में शामिल किया। किसको? सिक्किम को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी। तो चलिए, हमारा ये राज्यों से संबंधित वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट वगैरह किया करिए, जो पूछता हूँ बताने का प्रयास किया करिए। बाकी अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करिए अगर आपको लग रहा है कि वीडियो वाकई यूजफुल है तो, नहीं तो फिर देखते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।